हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द ड्रीमर्स एकेडमी। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी आपका 15 चैप्टर क्लास 10 फॉलो के लिए अवर इन्वायरमेंट। उस चैप्टर को हमने बहुत ही डीपली एंड डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। सो आज का हमारा उसी तरीके से उसी वीडियो रिवीजन सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कुछ सरकास्टिक वे में। देखिए, इस चैप्टर का नाम आते ही कई बच्चों के चेहरे पर एक अलग प्रकार की मंद मंद मुस्कान छा जाती है। तो देखिए, इस मुस्कान को बरकरार रखिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्यों होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ये इसेंशियल है, नहीं है, इसके बिना क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट की हमने बात करते हैं कि हमने जब 15 चैप्टर पढ़ा था हमने बोलता कि हमारे इन्वायरमेंट में दो टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, हमने बोली थी कि भाई जो इन्वायरमेंट होता है इसमें दो टाइप के कंपोनेंट हैं आपके, एक होते हैं लिविंग, एक होते हैं नॉन लिविंग। हमने बोला नॉन लिविंग की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लिविंग होते हैं उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। साफ सीधे बताए, अब नॉन लिविंग लिविंग में से हमने आइडेंटिफाई करना है तो दोनों में को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, एक को आइडेंटिफाई कर लो। जो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करेगा वो लिविंग हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो नॉन लिविंग होगा। तो सबसे पहले हमने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास पांच बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स थे, जिनमें से सबसे पहला था आपका न्यूट्रिशन, देन सेकंड था आपका रेस्पिरेशन, थर्ड था आपका ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ था आपका एक्सक्रीशन एंड फिफ्थ पॉइंट था आपका रिप्रोडक्शन। ओके, अब ध्यान से देखना मेरी बात। जिस भी ऑर्गेनिजम्स में यानी कि एनवायरनमेंट के जिस कंपोनेंट में ये पांच एक्टिविटीज़ ना हो वो क्या है, आपका नॉन लिविंग है। तो ये लिविंग के लिए क्या हुआ, एक इसेंशियल क्राइटेरिया सेट किया गया है कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पांच चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें ये पांच चीज़ें ना हो तो साफ सीधी बात है, लाइफ इनटेक नहीं करेगी, आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी। अब कई लोग बोलेंगे कि भैया बात यहाँ आती कि भाई क्या रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या लाइफ प्रोग्रेस नहीं करेगी। तो देखिए, ये जो कैरेक्टर है, ये बोल सकते हैं, ये भी जो इसेंशियल एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, ये लाइफ प्रोसेस को किस तरीके से इफेक्ट करता है, हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रिमेनिंग आपके जो बाकी के टॉपिक है जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इन सभी टॉपिक की हम बात करेंगे। आपके जो अगला चैप्टर होगा आपका लाइफ प्रोसेस, उसमें सबसे जो मेन जो टॉपिक है उसका हमारा जो है वो रिप्रोडक्शन है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि भाई जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो लाइफ प्रोसेस को किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो मेरी बात ध्यान से समझना भाई, कि हमने कहा कि ये पांच एसेंशियल एलिमेंट थे लाइफ को रेगुलेट करने के, अगर ये पांच करेक्टर ना हो तो लाइफ प्रोसेस नहीं हो सकती। तो सब सीधी बात है भाई, फूड का समझ में आता है, रेस्पिरेशन का आपको समझ में आता है, एक्सक्रीशन समझ में आता है, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन का कैसे, क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि लेट सपोज ये मिस्टर वाई है, ठीक है, मिस्टर वाई शादी नहीं करना चाहते, ठीक, शादी नहीं करना चाहते तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब कि उनकी जो पीढ़ी है वो उनकी डेथ के बाद ख़त्म हो जाएगी, जो एग्जिस्टेंस होगा उनका वो उनके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो लाइफ प्रोसेस का अगर हम समझें कि अगर इस अर्थ पर लाइफ को एग्जिस्टेंस में रखना है तो उसके लिए जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर भाई मिस्टर वाई अपनी जो जनरेशन है उसको सस्टेन रखना चाहते हैं कि भाई ये इनके बाद भी इनकी जो जनरेशन है वो आगे एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए इन्हें रिप्रोडक्शन प्रोसेस इनटेक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि इनके आगे की जनरेशन क्या होंगी, बढ़ती रहेंगी। अब देखो क्या होता है, पहले अगर मैं बात करूं कि भाई किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट, किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है ये लाइफ प्रोसेस का, तो उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी इसके डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या चीज़ है। देखो, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और गिव बर्थ टू अ यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। तो समझते हैं क्या बोला है कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, कि ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच, जिसमें एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी
लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो देखो क्राइटेरिया पहले से ही सेट है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें आपका, चाहे वो सिंगल सेलुलर यानी कि आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, चाहे वो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, ये दोनों को कवर करता है। मल्टी सेलुलर चाहे वो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर वाला हो या फिर आपका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाला हो, तो इसमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सभी की बात हो रही है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं, हर एक लिविंग रिप्रोड्यूस यानी कि दोबारा प्रोड्यूस करना, उत्पत्ति करना और गिव अ बर्थ यानी उनको पैदा करना टू द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। बेसिक सी बात है, दोबारा डेफिनेशन को पढ़े तो क्या बोला कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने प्रकार के ही, अपने काइंड के ही, अपनी स्पीसीज के ही न्यू लाइफ को, न्यू जनरेशन को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये समझे कि भाई जब क्या होता है कि एक सिमिलर काइंड ऑफ कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर क्या करता है, अपनी सेम काइंड ऑफ स्पीसीज को क्या करता है, बर्थ देता है, पैदा करता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस जो है, एंटायर प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अच्छा भाई, तो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज, बोलो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपनी ही स्पीसीज के यानी कि अपनी ही प्रजाति के न्यू लाइफ को, न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या वो होता है, ये तो हमने बात कर दी। अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है भैया इसकी, देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, क्या लिखा है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द एवरी स्पीसीज। यानी कि हर लाइफ जो आपका अर्थ है, इस अर्थ में अगर आपकी किसी कोई भी जितनी भी प्रकार की स्पीसीज हैं, जितनी भी प्रकार की प्रजातियां हैं लिविंग की, चाहे वो आपके प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो, तो भैया जितनी भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उन्हें अपनी स्पीसीज़ में कंटिन्यूटी रखनी है, कि इन फ्यूचर उनकी स्पीसीज़ एग्जिस्ट करे, तो इस केस में रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना हो तो साफ सीधी बात है, उनकी जो न्यू जनरेशन होगी हो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो पेरेंट जनरेशन होगी, उनके एग्जिस्टेंस के ख़त्म होने के बाद ही वो उनकी पूरी की पूरी स्पीसीज भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो भी नहीं रह पाएगी। नहीं रह नहीं पाएगी मतलब साफ सीधी बात है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी तो रहेगी कहाँ से, तो उनका भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा, जिस वजह से वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, विलुप्त तो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूटी के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, बोला है कि दिस इज अ प्रोसेस इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखो क्या बात करी गई है कि इस जो ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन वाला, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि फीचर्स और इन्फॉर्मेशन का इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस बोला कि भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन होना, ठीक है, किस चीज़ का, फीचर्स एंड इंफॉर्मेशन का, यानी कि एक जनरेशन यानी कि आपकी जो पेरेंट की जनरेशन है, उस पेरेंट की जनरेशन से जो न्यू जनरेशन आ रही है, इनमें फीचर्स और इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, किस वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। अब ये ट्रांसमिशन किस तरीके, यानी कि जो इनहेरिटेंस प्रोसेस हो रहा है, ये फीचर्स और इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसमिट हो रही है, वो किस तरीके से होती है, वो भैया रिप्रोडक्शन प्रोसेस से होती है। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ही ये चीज़ पॉसिबल है। अब किस तरीके से होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फीचर एंड इंफॉर्मेशन। फीचर और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो पेरेंट के फीचर्स होते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट देयर बॉडी डिजाइंस, अबाउट देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है किससे, भाई जो पेरेंट से। पेरेंट का मतलब यहाँ पर जो भी आपकी ओल्ड जनरेशन है, ठीक, उससे केस में न्यू जनरेशन में। ओके,
भाई ओल्ड जनरेशन का मतलब ये मत समझ लेना कि हाँ ये बूढ़े दादा, बूढ़े जो भी बूढ़े लोग होते हैं, दादा परदादा, वो बूढ़े, हाँ उनके लिए हमारी यहाँ पर ओल्ड जनरेशन का मतलब यानी कि पेरेंट जनरेशन से है, जिनसे न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए ओल्ड जनरेशन इज़ अबाउट माई पेरेंट्स एंड न्यू जनरेशन अबाउट मी, ठीक। देन नेक्स्ट जनरेशन जो मेरी होगी उनके लिए पेरेंट जनरेशन में, और वो क्या होगी, हमारी न्यू जनरेशन होगी। तो इस तरीके से इस चीज़ को समझो कि भाई वहाँ क्या हो रहा है कि इसमें पूरे के पूरे पेरेंट से न्यू जनरेशन में फीचर्स और इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। अब ध्यान से समझना, बोलो इनहेरिटेंस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डीएनए, यानी कि जो ये इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी कि जो ये इन्फॉर्मेशन और फीचर ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये किसकी हेल्प से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं भैया आपके डीएनए की हेल्प से। यानी कि जो ये फीचर्स और इन्फॉर्मेशन का जो इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिटेंस किसकी वजह से हुआ, डीएनए भैया की वजह से हुआ। अब डीएनए भैया कौन है, इनका क्या काम है, ये किस तरीके से काम करते हैं, तो अब हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि जो आपके ये डीएनए भैया हैं, इन डीएनए भैया की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहा कि हमारे डीएनए भैया की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम पूरे के पूरे डीएनए प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे, तो उससे पहले हम एक बार दोबारा से रिवाइज करें। हमने क्या बोला कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक काइंड, हर एक स्पीसीज का लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्पीसीज भाई स्पीसीज स्पीसीज ही होता है, हाँ स्पीसीज ही होता है, वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, यानी दोबारा प्रोड्यूस करता है या फिर बर्थ देता है अपने प्रकार के ही, अपने काइंड के ही एक न्यू वंस, यानी कि न्यू जनरेशन को, न्यू लाइफ को, न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ को, न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ बोल सकते हो, न्यू लाइफ बोल सकते हो, ठीक, न्यू वंस बोल सकते हो, न्यू जनरेशन बोल सकते हो, जो आपके मन में है वो बोल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई लड़ने भिड़ने वाली बात नहीं कि क्या बोल दिया ये। तो ये हमारा क्या था, रिप्रोडक्शन प्रोसेस था। फिर हमने बोला कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि कोई भी जो स्पीसीज है, कोई भी जो ये बोल सकते हो कि कोई भी प्रकार के जो जीव जंतु हैं, अगर उन्हें अपनी लाइफ प्रोसेस को, लाइफ को कंटिन्यू रखना है, अपनी जनरेशन्स को कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि भैया एक जो पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन से न्यू जनरेशन अगर एग्जिस्टमेंट्स में नहीं आती है, तो साफ सीधी बात है वो जो जनरेशन, वो जो स्पीसीज होगी वो पेरेंट्स के ख़त्म होने पर ही क्या हो जाती, ड्यू एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वो जो पेरेंट जनरेशन होगी वो समाप्त होगी, तो न्यू रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना होने की वजह से न्यू जनरेशन जो आपकी है वो साफ सीधी बात है एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। एग्जिस्टेंस में नहीं आने की वजह से पेरेंट के ख़त्म होने पर ही क्या हो जाएगा, उसका पूरा ये बोल सकते हो कि जो आने वाली जो फ्यूचर की जनरेशन है, यानी कि जो उसका जो पीढ़ी है आने वाली, वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ओके, तो ये क्या है, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लाइफ को कंटिन्यूटी रखनी है, अपनी जनरेशन में कंटिन्यूटी रखनी है कि आपके आगे की जनरेशन भी बढ़ती रहे, आपका जो वंश है वो आगे चलता रहे, तो आपको उसके लिए जो आपकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो नेसेसरी हो जाती है। आगे बात करें, फिर इसने बोला कि इट इज़ अ प्रोसेस, सॉरी इन दिस प्रोसेस इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हमने बोला कि भाई एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में कोई चीज़ ट्रांसमिट होती है उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ इनहेरिटेंस किस चीज़ का हो रहा है, यहाँ हमारा जो इनहेरिटेंस हो रहा है, कलर चेंज, ओके, ये इनहेरिटेंस हो रहा है हमारे फीचर्स और इन्फॉर्मेशंस का, फीचर्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी डिज़ाइन, इनके बारे में, कि भाई ये सारी फीचर्स और इन्फॉर्मेशंस और ये बोल सकते हैं ट्रेड्स जो होते हैं हमारे, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के, वो सारे क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, कहाँ से, पेरेंट से, यानी कि जो ओल्ड जनरेशन होती है उससे नेक्स्ट जनरेशन में, यानी जो आने वाली जनरेशन है। तो ये बात हो गई। फिर हमने बोला कि जो ये इनहेरिटेंस है, यानी कि जो ये इनहेरिटेंस था, एक मिनट, ओके, ये जो इनहेरिटेंस था भाई, किसका इनहेरिटेंस हो रहा था, फीचर्स और इन्फॉर्मेशन का। तो भाई ये जो इनहेरिटेंस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डीएनए भैया, यानी कि भाई ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है फीचर्स और इन्फॉर्मेशन का, वो किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए की वजह से। तो ये डीएनए क्या है, इस डीएनए की फुल फॉर्म अगर हम पढ़ें तो बोलते हैं डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपका दिखने में कुछ ऐसा सा दिखता है, ये देखो,
देखो इस टाइप का कुछ आपका डीएनए होता है। आप गूगल पे देखोगे तो दुनिया भर की आपकी बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो ये था आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं डीएनए किस तरीके से काम करता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, ओके। सो हमने फुल फॉर्म पढ़ी कि भाई डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो आपके यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपकी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आपकी क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म है। अब बात करें कि भैया डीएनए होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ध्यान से देखना। एक मिनट, अरे चल जा भाई। ओके, देखो जो आपका सेल होता है, लेट सपोज ये सेल है, ठीक। ये आपकी कोशिका है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कोशिका। एंड उसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ओके, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एक मिनट, हाँ, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है आपका डीएनए। ओके, तो हमने क्या बोला कि सेल के अंदर पाया जाता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म। तो भैया, और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है आपका डीएनए। डीएनए क्या करता है भाई, डीएनए बेसिकली बात है, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है, आपकी सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन बनाता है। अब ध्यान से समझना, जब ये प्रोटीन बनाता है तो ये प्रोटीन का काम क्या होता है, ये आपके सेल के स्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करता है। यानी कि सेल डेवलपमेंट, जो सेल फॉर्मेशन का काम, नई नई सेल्स बनती है इस प्रोटीन से। और इस सेल से ही अब सेल बनेगी, सेल के बाद आपका टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, टिश्यू के बाद आपका ऑर्गन का फॉर्मेशन, ऑर्गन के बाद आपके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन, ऑर्गन सिस्टम के बाद आपके कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। इस तरीके से आपकी जो लाइफ है वो आपकी जो बॉडी है स्ट्रक्चर में आती है, यानी कि फंक्शन, वो सॉरी, एग्जिस्टेंस में आती है। तो ध्यान से देखना कितना बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर था, कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस था। देखो सबसे पहले क्या था, सेल था, ठीक। सेल के अंदर क्या था, सेल के अंदर आपका था न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था आपका, अरे यार ये एन क्यों हो जाता है बार बार, डीएनए। डीएनए आपका क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक। ये प्रोटीन किस काम आता है, ये प्रोटीन आपके क्या करता है, सेल फॉर्म करता है, यानी कि सेल बनाने के काम आता है। आप ध्यान से समझना, जब सेल बनती है तो सेल क्या करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, ठीक। यानी बहुत सारी सेल मिला के क्या बनाती है, टिश्यूज़ बनाती है। टिश्यूज़ मिलके क्या करते हैं, एक ऑर्गन का क्रिएशन करते हैं, ठीक। ऑर्गन का क्रिएशन करने के बाद ऑर्गन क्या करता है, और एक और जब दो चार ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, तो वो ऑर्गन क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक। ऑर्गन सिस्टम बनाने के बाद, ठीक, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर रेडी होता है, ठीक। बॉडी का स्ट्रक्चर जब रेडी होता है तब जाके आपकी लाइफ क्या होती है, एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक। तो इतना लंबा प्रोसेस है। अब ये सारा का सारा किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है आपका डीएनए की वजह से। यानी कि अगर आपका जो ये डीएनए प्रोसेस ना हो, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से काट दें, ठीक, तो ये सारे के सारे आगे के प्रोसेस एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे। अब साफ सीधी बात है, तो फिर आपके जब बॉडी आपका ह्यूमन ही नहीं होगा तो सही, इन तीनों प्रोसेस का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो आपका यहाँ पर डीएनए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ प्रोसेस का, ठीक। यानी कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के इनहेरिटेंस होने का। तो मैंने बोला कि भाई सबसे पहले मैंने बात करी कि आपका जो डीएनए है वो किस तरीके से मौजूद होता है, कहाँ मौजूद होता है, ठीक। अब ह्यूमंस में क्या होता है, देखो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इसकी भी बात कर लेते हैं। देख ह्यूमंस में भाई आपके जब भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है इसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन समझते हैं इसको। देखो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें ये बोल सकते हो कि जहाँ पर भी आपके दो गैमेट्स यानी कि मेल और फीमेल, दो अलग अलग गैमेट्स क्या होते हैं, प्रेजेंटेड होते हैं, ठीक, इन्वॉल्व होते हैं
मेल और फीमेल दो अलग अलग गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सिस्टम जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, मैंने बोला कि ह्यूमंस में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक, अब किस तरीके से होता है ध्यान से देखो कि ह्यूमंस में कौन कौन से दो मोड होंगे, एक होता है मेल, एक होती है फीमेल। ठीक, अब मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, जिनमें से आपके 22 अदर्स कैरेक्टर्स के और एक जो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, यानी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो आपका मेल में सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि होता है आपका एक्स वाई। कौन सा? एक्स वाई, ये होता है आपका मेल में। और फीमेल की बात करूँ उसमें भी सेम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अदर कैरेक्टर्स के और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो उसका सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि फीमेल में पाया जाता है एक्स एक्स। ध्यान से देखना, तो ये मेल और फीमेल की बात है कि भाई मेल और फीमेल में कौन से होते हैं, दोनों में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक एक उनके क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और बाकी 22 जो अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो उनके कैरेक्टर्स या फिर फीचर्स होते हैं। अब ध्यान से देखना, साफ सीधी बात है, इनसे जो न्यू जनरेशन बनेगी, यानी कि इन दोनों के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी और न्यू जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक, उस जाइगोट में भी क्या होएंगे, उसमें भी जो जाइगोट के बाद आका, साफ सीधी बात है कि जो न्यू लाइफ आएगी उसमें भी क्या होंगे, केवल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से प्रेजेंट होंगे। ठीक, इतने ही होने चाहिए। तो ध्यान से देखना, इस चीज़ को आगे समझना, ध्यान से देखो कि यहाँ जो था मेल का एक्स वाई और फीमेल का एक्स एक्स। ठीक, ये दोनों के गैमेट्स हैं, इन दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक हुई। ठीक, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक होने की वजह से क्या हुआ कि भाई आपका जो एग हो गया वो फर्टाइल हो गया, फर्टाइल होने के बाद आपके जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ये सारी चीज़ें जब हम आगे रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें इन डिटेल में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझने के लिए डीएनए का क्या यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसको समझने के लिए हम ये सारी चीज़ डिस्कस कर लें कि भाई हमारे जो मेल था उसका क्रोमोसोम था एक्स वाई और फीमेल का था एक्स एक्स। जब ये दोनों में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट आगे जाके क्या होता है आपका एम्ब्रायो। ठीक, और एम्ब्रायो फोर्टस और फेटस उसके बाद एक न्यू बेबी में, यानी एक न्यू लाइफ में क्या हो जाता है, न्यू लाइफ में क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, यानी कि एक न्यू लाइफ का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। अब काम की बात क्या थी, हमने बोला कि आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे मेल में, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे फीमेल, यानी कि जो न्यू लाइफ है इसमें भी केवल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही पाए जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि भैया कि भाई मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स हैं तो भाई 23 इसके तो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, भाई नहीं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, काउंटिंग में 23, काउंटिंग में 46, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, टोटल मिला के, चाहे इसमें हो मेल में चाहे फीमेल में चाहे न्यू लाइफ में, यानी जो न्यू जनरेशन है सब में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ईच। ठीक, लेकिन अब जो मेल और जो तुम्हारा न्यू लाइफ जो ये प्रोड्यूस हुई है इसमें जो होंगे, ध्यान से देखना, जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आए हैं इनमें से 50% ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे मेल के एंड 50% क्रोमोसोम्स होंगे फीमेल के। क्या काम है कि जो न्यू लाइफ है इसमें जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक, वो 50% होंगे किसके, यानी कि 50% के आसपास, तो 50% जो कैरेक्टर्स होंगे वो मेल के होंगे और 50% कैरेक्टर क्या होंगे, फीमेल के होंगे। इन 50% का कंपाइलेशन क्या होगा, 100%, यानी कि जो न्यू लाइफ बनेगी
उसमें क्या हो गया, 100% इन दोनों के कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए, दोनों के से क्या बोला, 100% इन दोनों से ही ट्रांसमिट हुए हैं दो, और पर्टिकुलर इंडिविजुअली इन दोनों से 50-50% कंपाइल मिला के 100%। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या हुआ, जो आपका जाइगोट था, ठीक, इसमें यानी कि ये क्या था, इसमें मिक्स डीएनए था। मिक्स डीएनए यानी कि इसमें मेल का डीएनए भी था और फीमेल का डीएनए भी था। ध्यान से मेरी बात को समझना। अब इन दोनों के जब डीएनए थे, तो जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो क्या होता है कि जो जो पेरेंट का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक, सबसे पहले इनके जो डीएनएज होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं। यानी कि जो जाइगोट में जो डीएनए होगा मेल और फीमेल के, जो जाइगोट का डीएनए, जो जाइगोट में जो मिक्स डीएनए प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी बनाते हैं। ठीक, अब कॉपी बनाते हैं ताकि जो ये कॉपी होगी, ये जो डॉटर सेल है, यानी कि जो आपका आगे जो जाइगोट जो न्यू जनरेशन है, ठीक, उस डॉटर सेल में, यानी कि जो आगे दो सेल्स, जो आगे सेल्स बनेंगी, उनमें क्या होनी चाहिए, ये कॉपी प्रेजेंट होनी चाहिए। ये किसकी कॉपी थी, ये यानी कि जो मेल और फीमेल का जो डीएनए था, उन डीएनए की कॉपी थी। आई बात समझ में। यानी मेल और फीमेल का डीएनए कहाँ था, आपका जाइगोट में। ये जाइगोट कहाँ से आया, जब आपका मेल और फीमेल के जो मेल और फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज हुए, इनके फ्यूजन से, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इनटेक होने से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस जाइगोट में आपके मिक्स डीएनए, यानी कि दोनों के डीएनए है, मेल का भी और फीमेल का भी। तो भाई इनके जो मेल और फीमेल के जो डीएनए होते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो करते हैं, ये अपने डीएनए की कॉपी क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, अपने डीएनए की कॉपी क्रिएट करते हैं, ताकि जो इनके डीएनए का कॉपी हो, ये इनके डॉटर सेल, यानी कि जो आगे जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा न्यू लाइफ के लिए, ठीक है, उनमें इनकी कॉपीज होनी जरूरी है। अब ध्यान से समझना, जब ये कॉपी का प्रोसेस होता है, ये कॉपी का प्रोसेस जो होता है, कॉपिंग मैकेनिज्म होता है डीएनए में, वो फुल प्रूफ नहीं होता। फुल प्रूफ का समझिए हम कि भाई फुल प्रूफ यानी कि फुल प्रूफ का मतलब ये बोल सकते हो कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई जो ये आपका फीचर और इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेंस हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, किसके थ्रू हो रहा था, डीएनए के थ्रू हो रहा था। ये हमने बात करी थी। ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म फर्स्टली मेक देयर ओन कॉपीज, यानी कि सबसे पहले जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके जो डीएनए होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी खुद की कॉपी क्रिएट करते हैं। यानी अभी हमने बताया था कि जो जाइगोट में आपका जो दोनों मेल तो मेल और फीमेल के जो डीएनए थे, ये क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी खुद की कॉपी क्रिएट करते हैं, ताकि इनकी जो कॉपी होगी, ये किस में होगी, ये जो अगली जनरेशन आने वाली है, ठीक, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन की जो सेल्स होगी, उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी कॉपी बनाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक, विच इज़ प्रेजेंटेड इन डॉटर सेल, यानी नेक्स्ट जनरेशन, जो उनकी कॉपीज़ कहाँ प्रेजेंट होगी, डॉटर सेल में। अब ध्यान रखना कि ड्यूरिंग सच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, यानी कि जो ये कॉपी ओन कॉपी वाला जो जो डीएनए, पेरेंट की जो डीएनए थे, जो अपनी कॉपी बना रहे थे, तो इस प्रोसेस में सम माइनर चेंजेस अकर इन डीएनए एंड इट रिजल्टिंग इन वेरिएशन। ध्यान से समझना क्या बोला, कि जब ये अपनी कॉपी बना रहे थे, ये वाला ये प्रोसेस ध्यान से समझो इसको, कि जब ये अपनी कॉपीज़ बना रहे थे, कौन अपनी कॉपीज़ बना रहे थे भाई, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल के जो डीएनए थे जाइगोट में, वो जब क्या कर रहे थे, अपनी कॉपीज़ बना रहे थे। तो इस कॉपी बनाने के प्रोसेस में क्या हुआ, कि इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस आते हैं। ड्यूरिंग सच प्रोसेस सम माइनर चेंजेस अकर, कुछ छोटे छोटे या कुछ माइनर चेंजेस क्या होते हैं, अकर होते हैं, हो जाते हैं, किसमें, डीएनए में। यानी जो डीएनए था मेल और फीमेल का, जब ये कॉपी हो रहा होता है न्यू लाइफ में, तो इस जो न्यू लाइफ में जो डीएनए आया हुआ होता है, यानी कि जो न्यू लाइफ का डीएनए होता है, ठीक, जो कि आपके मेल और फीमेल के डीएनए से कंपाइलेशन होता है, तो इसमें कंबाइन होते टाइम क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, एंड रिजल्टिंग इन द वेरिएशन, जिस वजह से क्या होता है, मेल और फीमेल यानी कि जो पेरेंट जनरेशन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को में कुछ क्या आता है, चेंजेस आ जाते हैं, एज एज कम्पेयर, मतलब जो न्यू जनरेशन है
उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल और फीमेल यानी इसके पेरेंट जनरेशन के। तो वेरिएशन को अगर हम समझें तो वेरिएशन क्या है, कि वेरिएशन को ये बोला कि वेरिएशन इज द चेंज, क्या बोला, वेरिएशन इज द चेंज किसमें, इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल है, न्यू इंडिविजुअल कौन है, न्यू इंडिविजुअल है न्यू बच्चा, ठीक है, यानी कि जो न्यू जनरेशन आ रही है। तो इसमें क्या आया है कि भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में न्यू इंडिविजुअल के चेंजेस आए हैं विच हैज़ नॉट एग्जिस्टेड इन देयर पेरेंट्स, यानी कि जो क्या थे, ऐसे कैरेक्टर जो उसके पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं थे, यानी ये बोल सकते हो कि ऐसे कैरेक्टर डेवलप हुए हैं, ठीक, जो क्या थे, पेरेंट्स में नहीं थे, और पेरेंट में नहीं थे, और अगर वो क्या है आगे न्यू जनरेशन में क्या है, प्रेजेंटेड हैं, ठीक। तो उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टर में जो चेंज आया है, जो चेंज आया है उस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। दोबारा समझो, मैंने क्या बोला कि वेरिएशन इन द चेंज, वेरिएशन इन द सॉरी वेरिएशन इज द चेंज, वेरिएशन इज द चेंज, वेरिएशन क्या है, एक चेंज है इन विच, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच हैज़ नॉट एग्जिस्टेड इन देयर पेरेंट्स, यानी कि भाई कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट, इन सिंपल हम ये बोल सकते हो कि भैया कि न्यू जनरेशन में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ है जो क्या था, पेरेंट जो उसके पेरेंट्स जनरेशन थी उनमें एग्जिस्ट नहीं करते थे, प्रेजेंटेड नहीं थे। इन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, आपका वेरिएशन बोलते हैं। और इस वेरिएशन के वजह से क्या होता है, कॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि इसी वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि जो विभिन्न प्रजातियां हैं इनमें क्या होता है, इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। अब इवोल्यूशन का प्रोसेस हम कंप्लीटली हेरिटेंस एंड इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है आपका 9 चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे। सो वेरिएशन की वजह से क्या होता है, आपके स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। आगे देखते हैं, आगे अगला टॉपिक क्या है। अगर हमारा अगला टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किए हुए हैं आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम डीपली डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो ताकि हर एक बच्चे तक इस वीडियो का बेनिफिट मिले। हम इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यूसली रखेंगे और आपके मार्च एंड तक हम पूरी की पूरी साइंस की रिवीजन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर द ड्रीमर्स एकेडमी पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। आपकी अच्छी तरीके से 10th के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। एट द एंड हम आपको क्या करेंगे, जैसे ही हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, हम इसके साथ साथ आपको एडिशनल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे आपके साथ। ओके, सो अब बात करें हमें आपको ये नोट्स कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मेरा यहाँ पर फ़ोन नंबर प्रोवाइडेड है 9654725634। आप मुझे क्या कर सकते हो, किसी भी टाइम आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक। और डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे नोट्स की डिमांड कर सकते हो, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, ये सारे के सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। एज चैप्टर टू चैप्टर, जैसे ही हमारा जो चैप्टर आएगा हम उसके नोट्स आपको एज पर द चैप्टर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो आपको करना क्या है, बस आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और हमसे नोट्स की डिमांड करनी है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आप आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सी यू।